सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल पेपर नंबर 6 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये मॉडल पेपर सीरीज है वो आपके वनपाल बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो अपन शुरू कर लेते हैं मॉडल पेपर नंबर 6। और मॉडल पेपर नंबर 6 भी हम उसी प्रकार से हल करने वाले हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न के जो जितने चारों ऑप्शन है उनकी अपन व्याख्या करने वाले हैं। पहले अपन करंट के पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन जीके के पढ़ेंगे। तो अपना पहला ही प्रश्न कौन सा दिया हुआ है? वो दिया हुआ 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये तो आपके देखो इसमें नाम में पता चल रहा है नॉर्वेजियन है, तो इसका मतलब नॉर्वे का ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। लेकिन बाकी देशों के भी आपको अवार्ड के बारे में पता होना जरूरी है। तो देखो नॉर्वे तो आपके बारे में पता ही है, लेकिन ये अपने किनको दिया जाता है भाई? जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको दिया जाता है और राजनयिकों को दिया जाता है उत्कृष्ट काम के लिए। अब बात करें मई 2026 की बात करें तो मैं पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को किंग हेराल्ड फिफ्थ द्वारा इससे सम्मानित किया गया है। आपको ये नाम याद रखना भाई, ये क्या है? किंग हेराल्ड फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। स्वीडन का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है फिर? अच्छा, स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का सर्वोच्च शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेराफिम है। ये नाम याद रखना भाई। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एलिफेंट है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज ऑफ फिनलैंड होता है। तो ये आपके पुरस्कारों के नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या? जवाई लोनी रन कच्छ मार्ग को किस राष्ट्रीय जनसंख्या के रूप में जाना जाता है? तो इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास जाना जाता है NW48 के नाम से। अब इसमें बात करें तो NW48 क्या है? भारत सरकार द्वारा जवाई लोनी रन कच्छ नदी मार्ग प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 48 NW48 घोषित किया गया है। ये राजस्थान और गुजरात अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन से दो राज्यों के बीच में है? तो राजस्थान और गुजरात के बीच में है। याद रखना भाई। NW10 कहाँ पे है? ये भी जरा याद रखना जरूरी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र की अंबा नदी पे स्थित है भाई। कहाँ पे है? अंबा नदी पे स्थित है। NW24 की बात करें तो कहाँ पे है? राष्ट्रीय जलमार्ग 24 जो है गोवा की CUM नहर प्रणाली से संबंधित है। और NW52 है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 52 काली नदी कर्नाटका पर स्थित है। तो ये चारों मैंने बता दिए भाई। अब देखो, अब सभी तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किस लिए प्रदान किया गया है? तो ऑनलाइन टिकटिंग के प्रणाली में सुधार हेतु, नए बसों के खरीदने के लिए, ईंधन दक्षता में अनुकरणीय पहलों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। तो आपके पास इसको दिया गया है ईंधन दक्षता में अनुकरणीय पहलों के लिए। तो RSRTC को इसके लिए अपने पास क्या पुरस्कृत किया गया है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से। याद रख लेना, ये थियरी है भाई, इसका नाम देख लेना आप, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान MSME नीति 2024 के तहत राज्य के छोटे उद्यमियों को ऋण पर अतिरिक्त कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? तो इसमें 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। अनुदान देने का मतलब छूट दी जाती है भाई 2% की। 2% की बात कर ले तो क्या राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2024 के अंतर्गत छोटे और महिला SC/ST उद्यमियों को वित्तीय संबल देने के लिए सामान्य ब्याज सब्सिडी से के ऊपर 2% के अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। याद रख लेना भाई किन के लिए है। नेक्स्ट बात करें तो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा जिला प्रशासन सीकर द्वारा शेखावाटी हस्तशिल्प मेला 2026 का शुभारंभ 17 जनवरी को अर्बन हाट सीकर में हुआ। निम्न में से कौन सा सीकर जिले के पंचगौरों में शामिल नहीं है? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आ जाता है ये प्रश्न, याद रख लेना भाई। इसमें बात करें उत्पाद लकड़ी का फर्नीचर, सही है भाई, सीकर में आता है। खेल बास्केटबॉल में आ जाता है। पर्यटन स्थल खाटू श्याम जी आ जाता है। उपज अमरूद में नहीं आती है भाई। सीकर में उपज अमरूद की नहीं होती है, इतनी नहीं होती होगी थोड़ी बहुत, लगा लेते होंगे 1-2 पेड़, लेकिन इतनी। हाँ, उपज की बात करें तो अमरूद सीकर जिले का पंचगौरव नहीं है भाई, बल्कि अमरूद मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर जिले का प्रसिद्ध उपज एक जिला एक उत्पाद है। सीकर के पंचगौरव में कृषि उत्पाद के रूप में प्याज, मटर, विशिष्ट फसलें शामिल हैं।
याद रखना। उत्पाद की बात करें तो क्या है, लकड़ी का फर्नीचर, सीकर का पुराना लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर विश्व प्रसिद्ध है। और खेल की बात करें तो सीकर क्षेत्र ने देश को कई बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी दिए हैं जो यहाँ से खेल गौरव का हिस्सा है। अच्छा, पर्यटन स्थल की बात करें तो खाटू श्याम जी तो बड़ा अपने पास फेमस है। तो देश विदेश से प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम का मंदिर सीकर जिले की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान है। ये सारे हैं, तो ये ध्यान में रखना, उपज यहाँ पे नहीं है। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 6 जनवरी 2026 को कहाँ से किया गया है, तो अपने पास इसका किया गया है जेईसीसी जयपुर से किया गया है। जेईसीसी, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। देखो, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये अपने पास इसकी जेईसीसी की फुल फॉर्म होती है। सीतापुरा में 6 जनवरी 2026 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव पर चर्चा के लिए इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, हो सकता है प्रश्न आ जाए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये झालाना जयपुर में स्थित है जहां सांस्कृतिक और अकादमिक बैठकें होती हैं। बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम, ये जयपुर का एक अन्य प्रसिद्ध तारामंडल और सम्मेलन केंद्र है। और नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर, ये भी जयपुर में बड़े आयोजनों का स्थल है। ये सारे क्या है, अपने आयोजन जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए स्थल है। लेकिन अपने पास राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जेईसीसी जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्या है, 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने किस टीम को 96 रन से हराकर, ये आप लोगों को वर्ल्ड कप के बारे में तो याद है भाई, बहुत ज़्यादा याद है, न्यूजीलैंड को हराया था इसने। तो ये देख लेना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप बहुत देखते हो। अच्छा, प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के प्रयासों के तहत निम्न में से कौन सा पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है, तो इसमें आपके पास रास्ता क्या है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट क्या है, और ट्राइबल टूरिस्ट ए और बी दोनों है भाई। इसमें ये दोनों अपने पास सर्किट है वो तैयार की जा रही है। इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान में रखना भाई, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट कहाँ पे है, ये उदयपुर, कुंभलगढ़, चावंड, हल्दी घाटी आदि को जोड़ के बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो कौन से, उदयपुर, कुंभलगढ़, चावंड आता है, याद रखेंगे। हाँ, अब ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो ये ट्राइबल का मतलब जनजातीय क्षेत्र होता है, तो इसका मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदिवासी अंचल के विकास हेतु किया जा रहा है। दोनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। गोवर्धन टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो ये क्या है, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा से संबंधित है, संबंधित सर्किट है भाई। तो ये अपने राजस्थान का है ही नहीं, तो आपके ए और बी दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत शुरू किए गए सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है, इसमें आंसर चलो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर को किया गया है भाई। ये देख लेना, आंसर बताया हुआ है, व्याख्या देख लो क्या है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़े घर शहरों में सोलर रूफटॉप को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के 4 प्रमुख संभाग, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर को प्रथम चरण में गति देने के लिए चुना गया है। तो याद रखेंगे भैया ये। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई। तो आयोजन तिथि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक सही है। ये 5वां संस्करण था और राजस्थान द्वारा मेजबानी पहली बार हुई है। खेलों का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में नहीं हुआ है। खेल का आयोजन आपके पास 8 शहरों में नहीं, 7 शहरों में ही हुआ है। मैं बता देता हूँ, देखो खेलों का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में, यह कथन गलत है क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के इस संस्करण के दौरान खेलों का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में नहीं बल्कि 7 शहरों में, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में किया गया है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कौन से शहर में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया है, तो वो भी ये ध्यान में रखना है, वो भी ध्यान में रखना है, और दिनांक खास तौर से ये तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, 18 मई 2026 को वीडी सतीशन ने किस राज्य से 13वें मुख्यमंत्री, वीडी सतीशन यानी विजय थल्लापति की बात है, तो ये तो तमिलनाडु की बनी है भाई, ये देख लेना। ये 13वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली। और कर्नाटका की बात करें तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, और केरल की बात करें तो पिनाराई विजयन है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, किस आईआईटी को हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है, तो भाई ये भरतपुर आईआईटी है। भरतपुर आईटीआई की बात की जा रही है, तो ये क्या भाई, आईटीआई है ये, है ना, आईआईटी बोल दिया मैं।
ये इसका स्क्रीनशॉट है, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन वेल्स बीएनपी प्रीबास ओपन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर किस देश से हैं? इटली के हैं। भाई ये प्रश्न अपना रिवाइज हो चुका है, अगर यहाँ पे नहीं आपकी सीरीज में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी पेपर सीरीज अपना क्या है, मिशन एलडीसी 2026 के नाम से शुरू की गई है। आप उसमें भी अपने जो जीके वाला पेपर है वो जरूर देखना भाई, क्योंकि अलग अलग से देखोगे तो आपके पास क्या है, ज़्यादा आपको ज्ञान मिलने की बात रहेगी, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। और थोड़ा फास्ट गति से देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा इसमें बात करें, जेनिक सिनर ने साल 2025 के इंडियन वेल्स बीएनपी पेरिबस ओपन के फाइनल में स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराकर ये खिताब जीता था। भाई तो ये भी ध्यान में रखना है, यही नहीं कि सर इटली से तो आया ही नहीं संबंधित पर्सन, आपने तो ये बढ़ा दिया और पर्सन आ गया ये, तो ऐसे मत बोल देना भाई। अच्छा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, मानविकी का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले होलबर्ग पुरस्कार 2026 से किस भारतीय मूल की साहित्यकार और दार्शनिक को ये प्रदान किया गया? भाई बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी समझ लेना। ये प्रश्न आपके पास है, किनको दिया गया भाई? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को दिया गया है। किनको दिया गया है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, कौन है ये इसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक? प्रख्यात उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकार, आलोचक, कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है, ये लाइन भी याद रखनी है। अच्छा ये आपके पास किस में आ सकता है? कथन और कारण में भी आ सकता है। ये प्रश्न कथन और कारण में पूछा जा सकता है पक्का। कथन क्या देंगे कि इसको दिया गया है, कारण ये दे देंगे कि अपने क्या है, मानविकी और सामाजिक, क्या है, कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे भाई। अच्छा भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लार्ज की बात करें तो श्रेणी के किस तीसरे जहाज का जलावतरण 6 नवंबर 2025 को किया गया है? तो ये आपके पास क्या आ जाता है, INS इक्सक का क्या किया गया है, अपने पास अनावतरण किया गया है, जलावतरण किया गया है। भाई अनावतरण जलावतरण का मतलब होता है जल में उतार देना, अनावतरण का मतलब अपने पास तैयारी कर देना, ओपन कर देना होता है। चलिए बात करते हैं क्या है ये INS इक्सक। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल लार्ज की बात ध्यान से समझ लेना। जहाजों की श्रृंखला में INS इक्सक तीसरा जहाज है, जिसे गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए, ये ध्यान में रखना काम क्या है इसका, उद्देश्य मैं हमेशा बताता हूँ आपको, उद्देश्य जरूर याद करना है। किसी भी प्रश्न का अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो उसका उद्देश्य आपको याद करना जरूरी है। ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि उद्देश्य अगर आपको याद है तो मान के चलो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होता है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपको ये पता होता है कि आपका A ऑप्शन गलत क्यों है, आपका B ऑप्शन गलत क्यों है, आपका C ऑप्शन गलत क्यों है, तब जाके आपका D ऑप्शन सही होता है। अब आपको लगता है कि A के बारे में पता नहीं है और D अपना सही कर देंगे, तो वो तो तुक्का लगाने वाली बात हो गई है भाई, तुक्का नहीं लगाना है। अच्छा इसके बाद में बात करें तो आगे क्या है, हाँ इसका अर्थ क्या होता है, गाइड या दर्शक होता है। अच्छा INS निरीक्षक की बात करें तो क्या है, ये नौसेना का पुराना और प्रसिद्ध डाइविंग सपोर्ट वेसल है। वेसल का मतलब जहाज होता है, पानी का जहाज होता है बड़ा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है, बरेली का शिलालेख लिपि में क्या लिखा गया है? तो क्या किस लिपि में लिखा गया भाई, किस लिपि में? तो ये ध्यान में रखना, ये आपके पास ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अच्छा थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बाकी अपने पास लिपियों के बारे में। ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्या है, अजमेर जिले से प्राप्त बरेली का शिलालेख। बरेली का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर से प्राप्त हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, ये भी याद रखना भाई। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख लगभग 443 ईसा पूर्व का है और इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। भाषा क्या है? प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। याद रखना भाई, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जैन धर्म से संबंधित है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्या है, खरोष्ठी। ये आप मेरी बात मानते नहीं हो है ना, हाँ आपको देख लेना, मैंने जो कहा था आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी मैंने यही कहा था। मैंने लेखपाल भर्ती जो यूपी में हुई थी भाई उसकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं है। उसके लिए जो मैंने कहा था एक्यूरेट वही अपने पास सही हुआ और वो वीडियो आज भी लोग ना पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप देखना एक बार।
अच्छा, खरोष्ठी की बात करें तो क्या है, ये भारत की उत्तर पश्चिमी जैसे अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख में प्रयुक्त होती थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है भाई। अपन क्या लिखते हैं, बाएं से दाईं ओर लिखते हैं अपने, जैसे अपनी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जो लिपि है ये ऐसे लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना अपनी, वैसे। अच्छा, रामायिक की बात करें तो ये प्राचीन निकट पूर्व की लिपि है। अशोक के कुछ अभिलेखों में इसका प्रयोग अफगानिस्तान में मिलता है। रामायिक की बात कर रहा हूँ। देवनागरी इसका विकास बहुत बाद में हुआ, जिससे आधुनिक हिंदी लिखी जाती है भाई, तो ये तो अपनी देवनागरी हो जाती है। अच्छा, दोहरे रूप से जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से मिले हैं भाई? बढ़िया प्रश्न समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कालीबंगा से ये मिले भाई। अब ये आप लोग जब पढ़ते हो सर, ये दोहरे क्या होते हैं, है ना, जब आप पढ़ते हो तो ये दोहरे क्या होते हैं, तो दोहरे का मतलब आजकल आप जब कृषि में देखते हो, किसान खेत में अपने पास एक जगह थोड़ी सी जगह में चने उगा लेता है, किसी जगह में अपने पास गेहूं उगा लेता है, किसी जगह में अपने पास सब्जी बाड़ी कर लेता है, तो वो क्या हो गया, वो अपने पास दोहरी हो गई। तो यही बात अपने पास कालीबंगा की से संबंधित है, दोहरे साख से मिले हैं कि भाई एक एक खेत में गेहूं के चने के कोई न कोई उदाहरण मिले होंगे। चलिए बात करते देखो कालीबंगा के बारे में। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से दुनिया के सबसे प्राचीनतम दोहरे जुते हुए खेत के एक साथ दो फसलें ग्रिड पैटर्न पर उगाना जैसे चना और सरसों के साख से मिले हैं। अब आ गई होगी समझ में, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रहेगा अपने पास। अच्छा, बालाथल की बात करें तो क्या है भाई, उदयपुर में स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां से बुने हुए कपड़े के साख से मिले हैं। तो ये प्रश्न ठीक बनता है आप लोगों के लिए, बुने हुए कपड़े के साख से कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिले हैं, तो बालाथल उदयपुर से मिले हैं। आहड़ के बारे में अपन ने बहुत पढ़ लिया है भाई। क्या है, उदयपुर की बेड़स नदी के पास स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति है जिसे धूलकोट या अघाटपुर भी कहते हैं। याद रखेंगे, नाम में क्या रखा है, मैं बहुत बार कहता हूँ, नाम में बहुत कुछ रखा है भाई। अच्छा, बागौर की बात करते हैं। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल जहां से भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो चारों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बता देता हूं। अच्छा, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, किस कछुआ शासक को मुगल बादशाह अकबर फर्जंद, ये तो अपना पहले बहुत बात हो चुकी है भाई। महाराजा मानसिंह प्रथम को उसने फर्जंद मान रखा था, और फर्जंद क्या होता है, बेटा होता है। अब मानसिंह के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है, हर चीज़ के बारे में बात करना जरूरी है, और फास्ट गति से आप, मैं वैसे भी तेज़ गति से ही पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्या है कि टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट वाला काम नहीं है अपना, टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करेंगे। देखो, राजा मानसिंह की बात करें तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति और नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें फर्जंद यानी बेटे जैसा की उपाधि दी थी और 7,000 का मनसब दिया था। उन्होंने काबुल, ये ध्यान में रखना भाई, काबुल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये प्रश्न यहां से उठता है भाई, समझ में आई बात। हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो मिर्जा की उपाधि, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जैसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी, और इसे मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा की उपाधि इसे शाहजहां ने दी थी। किसने, हाँ, मिर्जा की उपाधि के बारे में लिख देते हैं भाई, शाहजहां ने दी है, शाहजहां, ये लो, जिसने ताजमहल बनवाया था। हाँ, याद रखना। सवाई जयसिंह की बात करें तो इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की थी, और 5 वेधशालाएं, ये ध्यान में रखना। क्या है, सवाई जयसिंह ने अपने पास, इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना और 5 वेधशालाएं, जंतर मंत्र बनवाई थी। इनमें से ध्यान में रखना सबसे बड़ी आपके पास कौन सी है, सबसे बड़ी है आपके पास दिल्ली, सॉरी, जयपुर जंतर मंत्र की बात कर रहा हूँ, वेधशाला सबसे बड़ी है। और अपने पास इसने जो 5 वेधशालाएं बनाई हैं, इनके नाम याद कर लेना, क्रम पूछेगा पक्का आपसे। अच्छा, इसके बारे में बात करें, भगवान दास ये मानसिंह प्रथम के पिता थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद कई युद्धों में भाग लिया था, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं को सबसे प्रतापी बलवान शासक किसे बताया था, तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इन्होंने भाई अपने पास जैत्र सिंह को बताया है भाई, किसको, जैत्र सिंह को बताया था। अब देखो, इतिहास पढ़ने का समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ के बता देता। जैत्र सिंह के बारे में थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं, लेकिन क्या है, 1213 से 1253 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है, जीवन काल रहा है, शासन काल रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों जैसे इल्तुतमिश है के समय मेवाड़ के राजाओं में जैत्र सिंह प्रतापी शासक थे। इन्होंने बुताला के युद्ध में, ये याद रखना भाई, इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरीके से परास्त किया था, इसीलिए इसे अपने पास क्या कहा है, अपने गुलाम वंश के प्रतापी शासक कहा भाई।
बप्पा रावल की बात करें तो आप जानते हो बप्पा रावल के बारे में, मेरे पास बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे भाई, ये इतिहास से संबंधित बता रहा हूँ। मेवाड़ में गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक जिन्होंने चित्तौड़ के मान मोरी को हराकर अधिकार किया था, और राणा हमीर इन्हें मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है जिन्हें सिसोदिया शाखा की नींव रखी थी। तो ये इतिहास मैंने पहले बहुत बता दिया भाई। अच्छा, रावल रतन सिंह के बारे में बात करें तो 1303 का वो शाखा याद रखना भाई, है ना। और ये अपने पास इसमें बात करें तो इसके शासनकाल में 1303 पे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ में आक्रमण किया था, जिसके बाद पहला जोहर हुआ था चित्तौड़ शाखा का। इससे पहले जोहर हो चुका है भाई। प्रश्न कैसे भी हो सकता है कि ये राजस्थान का पहला शाखा है, तो आप तुरंत इस पे हाँ कर दोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने पहला जो शाखा है वो 1301 में हुआ है। कहाँ पे? रणथंभौर में। हाँ, अब याद रखना भाई। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अधिनियम पत्र पर सबसे अंत में अर्थात 14 अगस्त 1947 को किस रियासत ने साइन हस्ताक्षर किए थे? तो वो धौलपुर थी भाई। धौलपुर रियासत जो थी ना, उसने भारत विलय में अपने किसमें? भारत विलय ना, राजस्थान के एकीकरण में भाई। राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में हस्ताक्षर वो धौलपुर रियासत ने किया था। इसमें थोड़ी सी जो व्याख्या वो बता देता हूँ मैं। देखो, धौलपुर भारत में संघ में शामिल होने के लिए अधिनियम पत्र पर राजस्थान की धौलपुर रियासत के शासक उदय भान सिंह, ये याद रखना भाई, ने सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर की बात करें तो देखो, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जोधपुर की बात करें तो क्या? जोधपुर के महाराजा हनुवंत है भैया, है ना। हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु क्या वीपी मेनन के समझाने पे उन्होंने अंततः हस्ताक्षर कर दिए थे। वीपी मेनन और अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर में आके, या उन्होंने उनको समझाया, तो वो सारी बातें यहाँ पे आ जाती है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने समय पर अपने पास संघ में शामिल होने का स्वीकार कर लिया था भाई। कहने का मतलब स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने भारत में विलय के लिए, भारत में विलय का मतलब राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है? राजनीतिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया भाई? तो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। तो किन्होंने किया भाई? चिमन लाल मालोथ ने किया था। कौन सा है? सर्वोदय वाहक आ जाता है भाई। तो बाकी की बात कर लेते हैं, कौन है? तो चिमन लाल मालोथ के बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्या डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र में गांधीवादी विचारों और राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए चिमन लाल मालोथ ने सर्वोदय वाहक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था। याद रखना कहाँ से संबंधित है। तो अगर कोई आपके पास डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र से बात हो सकती है, किसी भी क्षेत्र तरीके से पूछ सकता है। भोगीलाल पांड्या के बारे में अपनी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है भाई। इन्हें वागड़ का गांधी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। विजय सिंह पथिक की बात करें तो क्या है? इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे क्रांतिकारी समाचार पत्रों का क्या है अपने पास संपादन भी किया है। और भूला भाई देसाई की बात करें, ये कौन है? ये राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी की थी। ये प्रश्न ध्यान में रखना। ये बाकी तो आपने पढ़ लिए भाई, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसी बातें आप लोगों के सामने आती नहीं है, तो इन प्रश्नों का आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को किनके मध्य हुआ था? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन इतिहास जानना जरूरी है इसका। तो ये अंग्रेज सेना और कोटा महारावल के मध्य नहीं भाई, ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारी तो एक तरफ थे और जोधपुर राजकीय सेना है वो एक तरफ थी। तो ये युद्ध याद रखना। इसके बारे में देखो थोड़ी सी बात बता देता हूँ। क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारी तथा जोधपुर राजकीय फौज की बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पाली के बिठोड़ा या बिथोड़ा भी हो सकता है भाई नामक स्थान पर कैप्टन हितकोट की अंग्रेजी सेना व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की राजकीय सेना, जिसका नेतृत्व किलेदार ओनाड सिंह कर रहा था, को हराया था। यानी इस युद्ध में आपके पास ठाकुर जो कुशाल सिंह है वो जीत हुई थी उनकी। और इस युद्ध में जो अपने पास जो किलेदार था अनोड सिंह, कौन था भाई? अनोड सिंह है, वो मारा गया। अनोड सिंह ओनाड सिंह एक ही बात है भाई, ये ऐसे मत समझ लेना अनोड कैसे बता रहे हैं। ओनाड सिंह अनोड सिंह एक ही बात है, जोधपुर के किलेदार थे जो कि मारे गए थे। इसके बाद में देखो आपके पास महत्वपूर्ण घटना ये आती है 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, काले गोरे का, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस युद्ध की खास बात बताएं तो क्या हुआ था इस युद्ध में? इस युद्ध में आपके पास जो जोधपुर था, जोधपुर की तरफ से कौन थे भाई? जो राजकीय शासक था, राजा था, उसकी तरफ से मैकमोसन था भाई।
कौन था, मैकमोसन, ये अपने पास पॉलिटिकल एजेंट थे। और अपने पास पैट्रिक लॉरेंस, है ना, ये पैट्रिक लॉरेंस जो थे, इनका नाम याद रखना भाई, ये जो थे ये आपके पास अंग्रेजी सेना के साथ थे। इस युद्ध की खास बात बता देता हूं, मैकमोसन जो था वो इस युद्ध में मारा गया था भाई। तो कौन से युद्ध में, मैं चलावास काले गोरे का युद्ध की बात कर रहा हूं। तो ये थोड़ी सी घटना है, मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे उस समय, है ना, एजीजी। और ये अपने पास पॉलिटिकल एजेंट थे, मैकमोसन है वो क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये बात इस युद्ध के बारे में आपको याद रखनी है, पक्का पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, एक और खास बात बता देता हूँ। इस युद्ध के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह है वो भाग गए थे और भाग कर अपने पास देवरिया के जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। उसके बाद में कुशाल सिंह पर एक आयोग बिठाया गया था, टेलर आयोग, है ना, टेलर आयोग जो बिठाया गया था। उसके बाद में इसने इसको क्या है मतलब बरी कर दिया था भाई इस आयोग ने। तो और उसमें अपने पास यहाँ पर है ना इस पे आउवा पे अपने अंग्रेजों का अधिकार है वो हो गया था, क्योंकि वो भाग कर चले गए थे इस कारण से। बाकी इतिहास अपन इतने लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बड़ा हो जाता है। फिर डाबी गांव में किसानों की सभा पर पुलिस फायरिंग में कौन शहीद हो गए थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर वो इसमें शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं, देखो नानक भील और देवीलाल गुज्जर या देवीलाल गुज्जर बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन से ध्यान में रखना भाई के दौरान 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, नाम याद रखना भाई इसका, के आदेश पर चलाई गई गोले में नानक जी भील जो झंडा गीत गा रहे थे और देवलाल गुज्जर है वो शहीद हो गए थे। माणिक्य लाल वर्मा ने अपने पास नानक भील के लिए एक गीत भी लिखा था, है ना, गीत गाया था इनके लिए। रूपाजी कृपाजी की बात करें तो कौन है, धाकड़, ये बेंगू किसान आंदोलन से 1923 के दौरान गोविंदपुरा में ट्रेंच की फायरिंग में शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी। चेतराम और टिकुराम की बात करें तो ये कौन थे, ये सीकर के कुदन हत्याकांड, कुदन जो गांव था वहां का जो हत्याकांड था 1935 में, वहां पर शहीद हुए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो गोविंद गिरी द्वारा शुरू किया गया समाज व धर्म सुधार आंदोलन आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो गया, केवल आध्यात्मिक आंदोलन में, आर्थिक राजनीतिक आंदोलन, केवल सामंती शोषण के विरुद्ध आंदोलन में, केवल भिलो नहीं, ये आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था भाई। कौन सा, जो अपने पास गोविंद गिरी ने शुरू किया था। इसका कारण मैं बता देता हूँ क्या था। उस समय इन्होंने केवल अपने पास भीलों को शिक्षा देने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए संस्थाएं हैं, ये जो अपने पास बनाए थे इन्होंने, संत सभा इनकी बात कर रहा हूँ, इनका इसीलिए किया था कि भाई भीलों का उत्थान कर सके, जो जनजातीय उत्थान है उनके लिए किया गया था। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तो फिर वही अपने पास आर्थिक और राजनीतिक संस्था बन जाती है। चलिए देखो, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बात करें तो गोविंद गिरी ने शुरुआत में भील समाज की शराबबंदी, कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए भगत आंदोलन और संत सभा 1883 के जरिए धार्मिक और सामाजिक सुधार शुरू किए थे। लेकिन अंग्रेजों और राजाओं द्वारा भीलों पर अत्यधिक कर लगाने और दमन करने के कारण यह आंदोलन बाद में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, जिसका चरम मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड था 1913 में। 1913 में जो मानगढ़ जो पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में ये थोड़ा सा अपने पास नीचे दब जाता है और गोविंद गिरी है अपने राजस्थान छोड़ के दूसरी जगह जाकर शरण ले लेते हैं। इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, यह कथन गलत है। आप लोगों ने मेरी एलडीसी की क्लास नहीं देखी तो देखना, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप जीके वहां से और यहाँ से दोनों से सीखो भाई, ये मैंने वहां पे समझाया है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया था। चलिए मैं एक बात बता देता हूँ, जयपुर प्रजामंडल 1942 ये अपने पास जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो इन्होंने अपने पास इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, तो हीरालाल शास्त्री और इस्माइल खान के बीच में एक आपके पास समझौता हुआ था, जिसे एग्रीमेंट समझौता, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता नाम दिया गया था, जिसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना था। इससे नाराज कौन हो गए, इससे नाराज हो गए बाबा हरिश्चंद्र। इन्होंने कहा नहीं हम तो भाग लेंगे, तो इन्होंने अपना एक अलग मोर्चा बनाया, आज़ाद मोर्चा, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो पहला तो गलत है और दूसरा सही है। तो ये कथन कहाँ पे है, ये यहाँ पे केवल 2 सही है भैया, आपके पास केवल 2 कथन सही है। देखो कथन बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल की बात है के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 हुआ, जिसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने का फैसला किया था।
लेकिन इस समझौते से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी, ये नाम याद रखना भाई, बाबा हरिश्चंद्र रामकरण और दौलतमल भंडारी आदि ने प्रजामंडल से अलग होकर आज़ाद मोर्चा का गठन किया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। प्रश्न बढ़िया है भाई ये। अच्छा, इसके बाद हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट में अपन कर लेते हैं विचार हवा महल के बारे में। भाई क्या है, हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सत्य बात है। हवा महल राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। हवा महल में 983 झरोके या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, बिल्कुल गलत है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा गलत है, इसमें 953 खिड़कियां हैं भाई, है ना। ये झरोके 953 खिड़कियां झरोके हैं वो बनाए गए हैं। तो 1 और 2 सही है, बाकी इसमें भी ये सही कर लेना आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, घाणेराव, रिया, भिणाय और जूनिया आदि ठिकाना कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो ये घाणेराव, रिया, भिणाय ये सारे अपने पास मारवाड़ शैली से संबंधित है भाई। किससे है भाई, ये मारवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी है मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर है, पाली है, वहाँ का जो क्षेत्र है बाड़मेर है, वहाँ पे अपने पास मारवाड़ चित्रकला शैली थी। इसमें बात करें तो देखो घाणेराव, पाली, रिया, भिनाय और जौनिया अजमेर क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले तत्कालीन ठिकाने हैं। जोधपुर मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के उप ठिकाने थे। यहाँ की चित्रकला पर मारवाड़ शैली का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसमें बात करें मेवाड़ शैली में क्या आता है भाई, इसके प्रमुख ठिकानों में देवगढ़ है, नाथद्वारा है, सावर है आदि आते हैं मेवाड़ शैली में। हाड़ौती शैली की बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ की शैलियाँ शामिल है। और ढूंढाड़ शैली आप जानते हो आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी, अलवर, उनियारा शैली जो शैलियाँ हैं वो आपके पास ढूंढाड़ शैली में आती है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या आता है कि सुमेलित कीजिए। तमाशा गोपीचंद्र भट्ट है, इसके अलावा रम्मत है, फागू महाराज है, चारबेंत है, अब्दुल करीम खान है और कुचामणी ख्याल उगमराज है। ये सारे मैच है भाई, ये सारे मिले हुए हैं, मैच है। लेकिन इतिहास जानना जरूरी है, आपको इनकी व्याख्या जानना जरूरी है। देखो तमाशा एक की बात करें तो ये जो है गोपीचंद भट्ट है ना, ये देख लो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा भट्ट परिवार, इसमें नाम याद रखना भाई, गोपी कृष्ण भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, ये जीवंत रखा जा रहा है भाई। अभी भी अपने पास ये ख्याल है, वो जो तमाशा वो दिखाया जाता है, मतलब इसको अभी भी निभाया जा रहा है परंपरा को। रम्मत की बात करें तो फागू महाराज इसके क्या है वो प्रवर्तक है। बीकानेर और जैसलमेर की रमतों के प्रसिद्ध कलाकार फागू महाराज और सुआ महाराज भी हैं भाई, ये सुआ महाराज का जी का भी नाम याद रखना भाई। चारबेंत की बात करें तो अब्दुल करीम खान टोंग का प्रसिद्ध संगीत में लोकनाट्य चारबेंत नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खान और खलीफा निहंग द्वारा शुरू किया गया था। और कुचामणी ख्याल आप जानते हो उगमराज है, लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था और शुरू किया गया कुचामणी ख्याल के प्रमुख वर्तमान सिद्धस्थ खिलाड़ी उगमराज हैं। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे गोमामीणा, कालूवीर, कानगुजरी, मियामेड़ और नाहर क्या है भाई, तो ये आपके पास नृत्य करने के निपुण गौरी उत्सव के पात्र हैं। गौरी में पुरुषों द्वारा अभिनय करने वाले पात्र हैं। गौरी उत्सव में मंचन की जाने वाली लघु नाटिकाएं हैं और गौरी में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र है। तो कौन से है भाई, तो ये आपके पास आ जाता है गौरी उत्सव में मंचन की जाने वाली कुछ लघु नाटिकाएं हैं। यानी गौरी का जब मंचन किया जाता है तो उसमें कुछ नाटक दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे नाटक। उनका नाम क्या है, गोमामीणा, कालूबीर है, कानगुजरी है, मियामेड़ है, ये सारे नाहर ये वही है जो नाटक दिखाए जाते हैं। नाहर का मतलब शेर। अच्छा, गौरी उत्सव में मंचन की जाने वाली लघु नाटिका में मेवाड़ अंचल के भीलों द्वारा किए जाने वाले गौरी नृत्य यानी नाट्य जो रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक चलता है के दौरान विभिन्न प्रसंगों या छोटी छोटी कहानियों का मंचन किया जाता है, जिनमें खेल या लघु नाटिकाएं कहा जाता है। गोमामीणा है, कालूबीर है, कानगुजरी, मियामेड़ इनके प्रमुख उदाहरण भी हैं। तो प्रश्न ध्यान में रख लेना बस। किस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावर्ती में अपना जीवन यापन करते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा राम स्नेही संप्रदाय। कौन से भाई, राम स्नेही संप्रदाय की बात करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस संप्रदाय में विशेषकर कौन से भाई, शाहपुरा पीठ की बात कर रहा हूँ, विशेषकर शाहपुरा पीठ के साधु संत गुलाबी रंग यानी अणबे पद जिनको अपन कहते हैं के वस्त्र धारण करते हैं, सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मूछ दाढ़ी मंडवाते हैं और गृहस्थ जीवन त्याग कर सादगी में जीवन जीते हैं। कौन से, विशेषकर शाहपुरा पीठ की बात कर रहा हूँ। लालदासी संप्रदाय की बात करें तो भाई ध्यान से सुन लेना, यह अलवर भरतपुर मेवात का संप्रदाय जिसमें कमाकर खाना अनिवार्य, भिक्षावर्ती प्रतिबंधित है। भिक्षावर्ती कौन से संप्रदाय में प्रतिबंधित है, तो लालदासी संप्रदाय में प्रतिबंधित है।
नेक्स्ट क्या है, चरणदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते और भगवान कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते हैं, याद रख लेना चरणदासी में। दादोपंथी संप्रदाय की बात करें तो ये साधु प्राय भगवा व श्वेत वस्त्र पहनते और शव को न जलाते और न ही दफनाते हैं, ये अपने पास जंगल में फेंक देते हैं गिद्धों को खिलाने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, लोग अपने पास लोक देवता और इनके क्या है स्थान को अपने को क्या करना है, इकट्ठा मैच करना है भाई। तो वीर फताजी की बात करें तो ये आपके पास साथू गांव में आता है। तल्लीनाजी राठौड़ की बात करें तो ये पांचोटा जालौरी में होते हैं। पाबूजी की बात करें तो कोलमंड जोधपुर में आते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर की बात करें तो प्रतापगढ़ सिरोही में आते हैं। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ। वीर फताजी की बात करें तो सांथू गांव जालौर। फताजी ने अपने गांव की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध कर लड़ते हुए प्राण त्यागे थे। पांचोटा जालौर की बात करें तो जालौर के प्रसिद्ध लोक देवता जिनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, पांचोटा के पहाड़ों पर इनका मुख्य स्थान भी है। और पाबूजी की कोलमंड की बात करें तो जोधपुर प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कोलमंड फलौदी जोधपुर है। भूरिया बाबा प्रतापगढ़ सिरोही। मीणा जनजाति के इष्ट देव गौतमेश्वर जी की प्रसिद्ध मंदिर चोटीला या प्रतापगढ़ सिरोही के पास स्थित है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें हो जाती हैं फिर। अच्छा, राजस्थान में मोठड़ी की पगड़ी श्रावण क्या किस पे बांधी जाती है, तो ये आपके पास मोठड़ी की जो है ना पगड़ी, वो विवाह उत्सव पर होती है। जब विवाह होता है तब ये पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़ी की। नाम याद रखना भाई। देखो बात कर लेते हैं बाकियों की। विवाह उत्सव पर जब लहरे की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बुनी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। ऐसे 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 काटते हुए अपने पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करते हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं। राजस्थान में विवाह के मांगलिक अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनने का रिवाज है। श्रावण मास में बात करें तो श्रावण के महीने में तीज के अवसर पर लहरिये की पगड़ी या ओढ़नी पहनी जाती है। और दशहरे के अवसर पर बात करें तो मदील, जहरीली या गोटेदार पगड़ी नाम पगड़ी बांधी जाती है। जहरीली ऐसे मत समझ लेना, जहरीली जहर से नहीं, वैसे नाम है पगड़ी का। अच्छा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने। क्या है, बारी चुन्नी लटकन आभूषण नाक में पहने जाते हैं। इसके अलावा मालाबंद तुर्रा सरपेच सिर पर पगड़ी में पहने वाले आभूषण हैं। और जामा चोगा सूतन अंग्रेजी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। दामनी, जिस ओढ़नी की जमीन भूरी लाल तथा किनारों पर छोर तारों जैसा क्या होता है, काला षटकोणी दिखाई देता है, वो आपके पास ओढ़नी होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है भाई, दामनी नहीं, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भी। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। ये चारों मैच है भाई, ये चारों मैच है। यहाँ पे दामना होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे दामना होना चाहिए था, तब ये मिस मैच होता भाई, है ना। गलत असत्य कथन तभी होता। अब दामना और दामनी में अंतर बता देता हूँ मैं क्या होता। दामना तो अपने पास ओढ़नी होती है भाई, कोई गलत नहीं है। लेकिन दामना अगर यहाँ पे हो जाता तो दामना तो अपने पास एक तरीके का क्या है, जो अपने अंगूठों जो उंगलियाँ होती है उसमें पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, लेकिन 2 उंगलियों में। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा उंगली में पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण जो दामना कहा जाता है भाई, न कि ये किसी विशेष प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है, तो ये ध्यान में रखना भाई। अब मैं इसमें छोटी सी बात एक और कंफर्म कर देता हूँ। ये जो दामना होता है ना, दामना होता है, ये 2 उंगलियों में अंगूठी की तरह पहना जाता है, 2 उंगलियों में पहना जाता है भाई। और यहाँ पे ये दामनी सही है, 4 ऑप्शन सही है, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये बात बता दी मैंने। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, बोली उपभाषा। और अपने पास बात करें तो देखो हाड़ौती आप जानते हो भाई, इसमें मैंने बहुत बार समझा दिया। हाड़ौती आपके पास कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में। ब्रज भाषा आपको पता है, क्या है, भरतपुर अलवर करौली में, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। आप बात करें मारवाड़ी तो मारवाड़ी आपके यहाँ जोधपुर में बोली जाती है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली है, अजमेर है, वहाँ पे होती है। शेखावाटी तो आपके पास ये हो ही जाती है, तो आप मैच कर लेना इनको, तो ये बहुत रिवाइज हो चुका भाई ये। अच्छा, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था भाई, इसकी बात करें तो आपके पास क्या आ जाता है, मेवाड़ क्षेत्र है भाई। भूरीबाई का जो कार्य क्षेत्र है वो मेवाड़ रहा है। थोड़ी सी बात बता देता हूँ। संत भूरीबाई अलख का जन्म मुख्य कार्य क्षेत्र मेवाड़ उदयपुर था। इन्होंने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश दिया और मेवाड़ अंचल में आध्यात्मिक चेतना जगाई थी। तो ये नाम याद रखना, संत भूरीबाई पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि जो नाम आप लोगों ने नहीं सुने होते हैं ना, वो प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करते हैं, देखो भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच में रास्ता अपनाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ध्यान में रख लेना ये बात।
भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। सही बात है भाई। अब बात करें भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसरण करता है। तीनों कथन सत्य हैं, याद रख लेना ये बातें। नेक्स्ट बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करें तो ये किस में दिया, तो ये किस में दिया गया भाई, ये आपके पास 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आय से समानता को न्यूनतम करना, ये आपके पास 44वें संविधान संशोधन में। और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करने के लिए आपके पास 86वां संविधान संशोधन है। और सहकारी संघों की बात करें तो ये 97वां संविधान संशोधन है। क्या हुआ था इन संविधान संशोधनों में, तो इनमें बात करें तो देखो, निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39A में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रख लेना ये बात भी। अगर इसके बाद में बात करें तो आय असमानता को दूर न्यूनतम करना, यानी किसी की आय बहुत है, किसी उसको कम करने के लिए अनुच्छेद 38(2) जो में अपने पास 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था 38(2) में। ठीक है, याद रख लेना भाई। सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण करें तो ये आपके पास ये अनुच्छेद 43D में 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। और प्रारंभिक बाल शिक्षा देखभाल अनुच्छेद की बात करें तो 45वीं भाषा को 86वें संशोधन 2002 के द्वारा बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल में से संबंधित किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये तो आपको याद होंगी, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई, तो बात करें तो वह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है भाई, कर सकता है, बात करेंगे भाई। वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये भी गलत है, कर सकता है। वह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता है, ये भी गलत है, आंशिक रूप से, अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये सही बात है, सही बात है, बर्खास्त नहीं कर सकता है। आपको याद होगा किस तरीके से हटाया जाता है, बर्खास्त करने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, मैंने समझाया आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले देखो, वह लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने बर्खास्त करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ये बिल्कुल कथन सही है। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये जो बाकी है ना, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा भंग कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333 के तहत यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, कर सकता था भाई, क्योंकि ये उपबंध अब संविधान से हटा दिया गया है। तो ये अपने पहले था तो सही मानेंगे, वास्तव में सही कथन यही है। अभी वर्तमान में ये सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन अपने इसके तहत, क्योंकि अभी ये अपने पास अनुच्छेद है वो हटा दिया गया है, तो इस कारण से अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अपन सही मनोनीत नहीं कर सकता है, तो इसे हम सही मान सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से गलत है, ये कारण मैंने बता दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। विचार कर लेंगे भाई, अपने विचार करने के लिए आए हैं। क्या है, लोक लेखा समिति पीएससी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता, सही बात है। प्राक्कलन समिति विभागीय अनुमानों की समीक्षा करती है और आवश्यक सुझाव देती है, बिल्कुल सही बात है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 10 होती है और नियम समिति का सभापति विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ये भी सही बात है। ये अपने पास थोड़ी सी गलती है, नहीं तो सही ये भी है। यहाँ पे सदस्यों की संख्या 15 होती है, कितनी होती है, सदस्यों की संख्या 15 होती है, तो आपके पास 1 2 4 तो सही है, और अपने पास 3 नंबर का सही इसलिए हो जाता है अगर वहाँ पे अपने पास 15 होती तो। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो ये आपके पास 1963 में, 12वें संविधान संशोधन 1963 में, 13वें संविधान संशोधन 1963 में और 15वें संविधान संशोधन 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 15वां संविधान संशोधन 1963 में। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह पर, ये तो बहुत ही सरल है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री जिसका अध्यक्ष होता है, एक समिति होती है, ये समिति के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया भाई। इसके बाद में बात करें, राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान होती है, तो ये अपने पास राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होती है भाई। इसका थोड़ी सी सूचना बढ़नी जरूरी है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा तय
तय नियमों के अनुसार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समतुल्य निर्धारित किए गए हैं। याद रखने वाली बात है भाई, कौन कब की। अच्छा, निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं थे भाई, तो देखो एन के जैन थे भाई, एस सागिर थे और कांता भटनागर थी। न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और कांता भटनागर के बारे में बता देते हैं, यह पहली अपने पास मानवाधिकार की जो महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, मैं लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, महिला अध्यक्ष रही है। तो ये बात आपको न्यायमूर्ति कांता भटनागर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आयोजना विभाग है, वित्त विभाग है, राजस्व मंडल। तो ये राजस्व मंडल द्वारा होता है भाई। किसके द्वारा? राजस्व मंडल के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति होती है। थोड़ी सी अगर जानकारी लेना चाहो तो देखो, अजमेर स्थित राजस्व मंडल राजस्थान का राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय और प्रशासनिक निकाय है। तहसीलदार सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, पदस्थापना और नियंत्रण का कार्य मुख्य रूप से राजस्व मंडल द्वारा ही किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बात है भाई इसके बारे में। बात करें क्या है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के संबंध में सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। बात करें तो धारा 26 से सरपंच का निर्वाचन, धारा 9 पंचायतों की स्थापना, धारा पंचायतों के कार्य शक्तियां और धारा 118 वित्त आयोग का प्रावधान। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 सारे मैच हैं भाई, याद कर लेना इनको कि धारा 26 में क्या है, सरपंच और उसका निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। धारा 9 में बात करें तो पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। धारा 50 की बात करें तो पंचायतों के कार्य और शक्तियां हैं। और धारा 118 की बात करें तो वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या आता है भाई, हाँ, ये अपने पास राजस्थान के भू विरासत स्थलों के में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बर समूह की बात करें तो ये पाली से संबंधित है, पाली से संबंधित है। बरदर्रे की बात है। वेल्डेड टफ है, वो उदयपुर से संबंधित नहीं है भाई। नेफ्लाइन साइनाइट की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित। और सतूर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, वो अपने पास बूंदी में है। थोड़ी सी जानकारी ले लें तो क्या है ये वेल्डेड टफ। यह भू विरासत स्थल जयपुर उदयपुर में नहीं है भाई, बल्कि जोधपुर वेल्डेड टफ मालानी आग्नेय चट्टान समूह में स्थित है, जिसे जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया ने राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया। तो ये ध्यान में रखना, कहाँ पे है, जोधपुर में है ना, चाला जोधपुर। बाद में चलेंगे। चलो फिर, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश के किस वन मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है भाई। वन मंडल की बात करें तो ये कोटा वाला आता है। आप इसमें अपने पास, ये तो बूंदी का नाम नहीं था भाई, रामगढ़ विषधारी, नहीं तो आप कर देते फिर इसको। तो ध्यान में रखना, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन क्षेत्र में आता है, मंडल किस वन मंडल में आता है, तो वो कोटा के में आता है भाई। लेकिन एक और खास बात बता देता हूँ कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य मुख्य रूप से बूंदी में है, जिले में स्थित है। ये तो ध्यान में रखना, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया है। और प्रशासनिक दृष्टि से वन्यजीव प्रभाग है, वो कोटा वन मंडल के नियंत्रण और क्षेत्राधिकार में आता है। खास बात यही है भाई। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जिलों को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से बताया हुआ मेरा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो AW कौन से है, AW को अगर अपन बात करें तो जहाँ पे वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखना। तो कौन सा, दक्षिणी आ जाएगा। तो दक्षिण में क्या है, दक्षिणी बांसवाड़ा मान लेते हैं। अगर बात करें CWG की, तो CWG की बात करें तो ये कौन सा आता है, ये शीतोष्ण आता है भाई। ये शीतोष्ण, शीत के साथ साथ उष्ण जिसको अपन कहते हैं, शीतोष्ण कैटेगरी की बात करें तो वो होता है आपके पास टोंक। और BWHW की बात करें तो BWHW की में कौन सा आता है, ये होता है आपके पास शुष्क प्रदेश, शुष्क यानी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, मरुस्थलीय जो प्रदेश होता है वो इसी में होता है भाई। तो इसके तहत कौन सा आता है मरुस्थलीय में, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 नंबर। और BSHW की बात करें तो ये आपके पास होता है अर्धशुष्क। क्या होता है भाई, अर्धशुष्क। कौन सा होता है, अरावली के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है ना, उसके ऊपर वाला मरुस्थल को भागों में 2 बार बांटते हुए बताया कि नहीं बताया मैंने, उसकी बात बता रहा हूँ। तो इसमें आ जाएगा आपके पास सीकर। तो ये ध्यान में रखना, कौन सा ऑप्शन, ये देख लेना भाई, बता तो दिया ही मैंने। अब बाकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेह, कल्लर और ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है भाई। लवणीय मृदा, काली मृदा। तो ये लवणीय मृदा, ये भाई ये कौन सी है, लवणीय मृदा कौन सी है, इसके बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन इनकी डिटेल भी बताई थी मैंने। थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। क्या देखो, लवणीय क्षारीय मृदा अत्यधिक सिंचाई या जल भराव के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर सोडियम और मैग्नीशियम के लवण जमा हो जाते हैं, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। स्थानीय भाषा में इसे रेह, कलर, ऊसर और थूर कहा जाता है। यह मुख्यतः बाड़मेर, जालौर और नहरी क्षेत्रों में पाई जाती है।
अब बात कर लेते हैं नहरी क्षेत्रों की। मैं उस समय अपन ने बात करी थी इस क्षेत्र में मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करी थी भाई, है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में अपन ने इसके बारे में चर्चा करी है भाई। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो बाड़मेर और जालौर में भी ये समस्या है। अच्छा, बात करें नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिगोद नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसमें आपके पास बनास, बेड़च और मेनाल जो नदियां हैं वो इसमें बिगोद नामक भीलवाड़ा में अपने पास क्या बनाती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये आपका ऑप्शन तो हो जाएगा। लेकिन बाकी नदियां कौन कौन सी बनाती है, बाकी नदियों की त्रिवेणी संगम भी याद करनी है। तो बनास, बेड़च और मेनाल की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के बिगोद के पास बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलकर प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर बनास, डाई और खारी की बात करें, नाम याद रखना भाई, बनास, डाई, खारी, ये राजमहल टोंक के पास त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियों का मिलन स्थल होता है। बनास, चंबल, सीप, ये याद रखना, ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनाती है। और सोम, माही, जाखम, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर प्रसिद्ध आदिवासी कुंभ जिसको कहते हैं मेला स्थल बनाती है। माही, सोम, जाखम की बात करें तो ये त्रिवेणी संगम आपको याद रखने हैं। पक्का इनमें से प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट बता देते हैं भाई क्योंकि आपके आना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, सीधी सी बात है भाई, बहुत ही सरल है। मसूर जो है वो दलहन की है, क्या है, दलहन है। और बाकी जो है ना ये अपने पास क्या खरीफ की फसलों में आती हैं, तो ये तो कर दोगे आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, डोलोमाइट एक लघु खनिज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लोहा वह इस्पात उद्योग में डोलोमाइट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उदयपुर के इस्वाल तथा कालोरा में डोलोमाइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसमें से सही कथन सभी नहीं सही है भाई, ये सही नहीं है। डोलोमाइट जो है ये एक मुख्य खनिज है भाई। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट जो है वो मुख्य खनिज है। तो तीनों कथन अब सही हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मुख्य खनिज कर देंगे तो तीनों सही हो जाएंगे। बाकी आपको याद कर लेना है डोलोमाइट के बारे में। नेक्स्ट, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात, ये अपनी बात हो चुकी है भाई, पीछे वाले वीडियो में बात हो चुकी है, 888 है। और अपनी बात ये भी हुई थी कंप्लीट, मैंने एक डायग्राम आपको समझाया था। अपनी एलडीसी के पेपर की बात कर रहा हूँ भाई, आपके में नहीं हुई तो आप एलडीसी का पेपर देख लेना, उसमें भी बताया मैंने ये। इसमें बात करें तो बात क्या था, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया भाई, तो इसके बारे में बात करें तो सीधी सी बात है, सरल सा दिनांक याद करनी है, 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। तो ये तो इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है भाई, आपदा से रोकने के लिए, निपटने के लिए ऐसा हुआ है। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक ये आप मानते हो भाई, ढूंढाड़ परिपथ है। ये ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ परिपथ है, इसमें जयपुर दौसा टोंक का जो पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है। बाकी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, जयपुर दौसा टोंक के ऐतिहासिक क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, इसलिए पर्यटन विभाग द्वारा इस रूट को ढूंढाड़ टूरिस्ट सर्किट के नाम से विकसित किया गया है। वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आता है वागड़ में। गोरवाड़ कौन सा है, जैसे पाली है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, ये क्षेत्र आ जाता है। और मेरवाड़ा में अजमेर, पुष्कर, ब्यावर क्षेत्र आ जाता है। तो ये नाम याद रखने हैं अपने पास परिपथ के बारे में। नेक्स्ट क्या था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापना नहीं की गई है भाई। देखो, बोरनाड़ा जोधपुर में है, कोटा में, अलवर में, उदयपुर में नहीं है। इनके बारे में बहुत ही चर्चा कर चुके हैं, बस ये नाम याद रख लेना, मैंने एक डायग्राम में समझाया आप लोगों को। ये प्रश्न बढ़िया है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, क्योंकि काफ़ी डिटेल आ जाएगी इसमें, नहीं तो मैं बताता रहूँगा। तो राजस्थान के भूभाग को कृषि की दृष्टि से कितने कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है, तो 10 जलवायु विभक्तों में जो खंड है ना उनमें विभक्त किया गया है। देखो, 1A, 1B और 1C, ये 3 एक है। जोन 2 में बात करें तो 2 आते हैं, जोन 3 में 2 आते हैं, जोन 4 में 2 आते हैं, जोन 5 में 1 आते हैं। अब ये कौन से हैं, थोड़े से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे क्या है कि आप याद रख सको। इनको याद करना, 1% पक्का निश्चित आएगा। ये लो, अभी बता देता हूँ, पक्का आएगा भाई इनसे। तो कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया, किस जिले को, वो यह रहा आपके पास। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर नहीं है। सेवा कर, वस्तुओं सेवाओं पर जीएसटी, बिक्री कर और संपद या स्टेट जिसको अपन शुल्क कहते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, बिक्री कर जो है ना वो अपने पास केंद्र का नहीं है। बाकी सभी में केंद्र और राज्य दोनों मिले होते हैं, किसी में दोनों मिले होते हैं, किसी में एक होता है। तो ये आपके पास क्या है, समवर्ती सूची में आप देख लेना कौन कौन से क्या क्या है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। देखो, मैं सीधी सी बात बताऊंगा भाई,
अगर किसी में अपने पास प्राप्ति कम और खर्च ज़्यादा हो तो वो सरकार हमेशा घाटे में चलती है। प्राप्ति का मतलब राजस्व कितना रहा है, तो राजस्व से ज़्यादा व्यय हो जाता है तो वो आपके पास घाटे में चलती है, ये सीधी सी बात है। तो जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है और जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर, तो ये सीधी सी बात है, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होता है, जब व्यय राजस्व से अधिक होगा तो सीधी सी बात है सरकार घाटे में चलनी है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या, गोटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, तो गोटन नागौर आपको सभी पता भाई, गोटन नागौर में सफेद सीमेंट के लिए है, तो ये रहा सफेद सीमेंट इसका अपने पास उद्योग। देखो सफेद सीमेंट की बात करें तो नागौर जिले में स्थित गोटन नागौर में सफेद सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां जेके व्हाइट सीमेंट का पहला कारखाना 1984 में स्थापित किया गया था। याद रखना, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर में। खरिया खंगार जोधपुर में भी व्हाइट बिरला सीमेंट का उत्पादन बड़ा कारखाना है। ये इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में प्रदेश में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो ये 2007-8 में शुरू किया गया। आप इसको याद कर लेना और इसके बारे में थोड़ी सी देख लेना आप लोग। बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन घटकों में कौन सा घटक शामिल नहीं है, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी बेघरों को आश्रय देने की योजना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट, प्रत्येक शहर में निवासी को रोजगार की, ये नहीं करता है। बाकी सारे आते हैं भाई इसमें, बाकी सारे आते हैं, प्रत्येक शहर के निवासी को रोजगार गारंटी नहीं देता है ये। देखो यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें, नल्म की शहरी क्षेत्र गरीबी कौशल विकास स्वरोजगार ऋण और आश्रय स्थल प्रदान करने का मिशन है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी रोजगार गारंटी नहीं देता है। बाकी आप देख लेना, कानून ये अपने पास है जो रोजगार है, इसके लिए रोजगार कानूनी गारंटी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और राजस्थान के शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दी जाती है, ये आपको पता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर इसमें अगर अपन बात करें तो देखो स्वाधार गृह योजना 2001-2, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता 2021 में सही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 21-22 सही है, महिला कल्याण कोष है ये भी 2008-9 में सही है भाई, ये तो चारों ही सही है, ये चारों ऑप्शन सही है भैया ना, ये चारों सही है, कोई बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी, तो ये चारों आपको याद कर लेने हैं कौन सी किस वर्ष में। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई, अच्छा ये तो अच्छा सॉरी हाँ ये अलग प्रश्न है पीछे वाले से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2021 सही है, इंदिरा गांधी महिला सशक्ति उड़ान सही है, और सिलिकोसिस जो पॉलिसी है वो 2020 में नहीं है भाई, ये गलत है, और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 21-22 सही है। देखो सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा खानों और पत्थर तराशने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक राजस्थान सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी, न कि 2020 में। ये आपको नीति के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी सिलिकोसिस पॉलिसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आ जाती है अपनी पीछे वाले प्रश्न से डिपेंडेंट। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए अपने पास 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास हेतु 3 लाख की सहायता दी जाती है, और सिलिकोसिस रोग से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो तीनों कथन सत्य हैं भैया, तीनों ही कथन सिलिकोसिस से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे खान वगैरह में काम करने से, जिप्सम के काम करने से, तो वहाँ पे सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए अपने पास ये प्रावधान है, और ये नीति अपने पास कब है, 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई है भैया। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, नेक्स्ट आता है जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, ये बहुत हो चुका भाई, ये रासायनिक परिवर्तन है। जब अपने पास कार्बनिक गुण बदल जाते हैं, कार्बन के गुण बदल जाते हैं, यौगिक बदल जाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बहुत ही सरल है, कागज का जो फटना है, पेड़ को काटना है, जल का बर्फ बनना है, दिए गए सभी विकल्प सही है भैया। ये सारे अपने पास क्या भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अपनी अवस्था चेंज करते हैं, अपने जो कार्बन जो युग अपने पास इनकी संरचना होती है ना, वो नहीं चेंज होती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो क्या है, निम्नलिखित धातु में से कौन सा एक अमलगम नहीं बनाती है, तो इसमें देखो जस्ता बनाता है, तांबा बनाता है, मैग्नीशियम नहीं बनाता है, लोहा बनाता है। अमलगम क्या होता है इसके बारे में देख लेना भाई, चलो मैं बता देता हूँ। देखो जब पारे की बात करें मरकरी, और शॉर्ट नेम जो Hg है इसका, जब किसी अन्य धातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। लेकिन लोहा आयरन जो है ना Fe,
पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। यही कारण है कि पारे को हमेशा लोहे के बर्तनों या सिलेंडरों में संग्रहित करके रखा जाता है। अमलगम यानी एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते हैं इस कारण से। नेक्स्ट है परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल के लिए, उत्तल के लिए, तीनों के लिए सही है भाई, ये तीनों के लिए सही है। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, सीमेंट का रोग संबंधित किससे है भाई? तो सीमेंट का रोग जो है वो आपके पास पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। किससे है? पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सीमेंट का रोग पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग की अत्यधिक निष्क्रियता, जो आगे का भाग होता है, क्षति के कारण होता है। इसके कारण शरीर के अग्र पीयूष हार्मोन का, ये नाम याद रखना, अगर पीयूष हार्मोन का उत्पादन बंद या बहुत कम हो जाता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा, अत्यधिक कमजोरी और वजन में भारी कमी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये प्रश्न ठीक है, याद कर लेना। अपने पास टंगस्टन का यह हो चुकी बात है, 380 डिग्री सेल्सियस होता है। जो टंगस्टन धातु है इसके बारे में बहुत अपनी चर्चा हो चुकी है भाई, सारे काम मैंने बता दिए हैं इसके, आपको ये भी याद है 3380 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है भाई। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन असॉर्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में किस अनुपात के आधार पर सिद्धांत किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है भाई? तो देखो, मैं इसको बताऊं तो आपके पास आ जाएगा, इसका 9:3:3:1 पर होता है। जब अपने पास द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय संक्रमण में अपने पास जो मेंडल था उसने क्या लिया था, आर कैपिटल वाई, और दूसरा लिया उसने स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनसे संक्रमण करके करवाते हैं तो अपने पास क्या जो पीढ़ी प्राप्त होकर आती है, उनका संक्रमण करवाने के बाद में, यानी इनसे प्राप्त अपने पास जो आई है पीढ़ी, जो पीढ़ी प्राप्त होती है, उस पीढ़ी को प्राप्त करने के बाद में जब संक्रमण करवाया जाता है तो जो अपने को प्राप्त होगा वो होगा 9:3:3:1 में प्राप्त होगा। अब इसकी थोड़ी सी ये अपने यहाँ पे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसको आप करके देख लेना। आप बिल्कुल एक लाइन सी बनाओगे तो सीधा पता समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, मेंडल ने अपने द्विसंकर संक्रमण के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। F2PD की बात करूँ में प्राप्त होने वाला बाह्य लक्षण अनुपात 9:3:3:1 था, जो दर्शाता है कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। 3:1 संकरण का क्या है, एक संकरण का उदाहरण है भाई 3:1। ये वो अपने पास टी वाला जो उदाहरण लिया था ना, इसके तहत आता है ये अनुपात, तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या आता है, सिकम और अपेंडिक्स किस भाग में पाए जाते हैं? ये बड़ी आंत में पाए जाते हैं भाई। ये कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में सिकम है, बड़ी आंत का शुरुआती थैलीनुमा भाग होता है, जहाँ छोटी आंत आकर मिलती है। इसी सिकम के निचले हिस्से में एक उंगली जैसे बंद नली जुड़ी होती है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स कहते हैं। ये मनुष्य में एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग कौन सा होता है? जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो अपने पास जो ये कौन सा बताया भाई, जो कहाँ गया नाम, कहाँ गया भाई? अभी अपने पास अपेंडिक्स जो होता है, ये अपने पास एक किसी काम का नहीं है। शरीर में ये अवशेषीय है, जिसका कोई काम नहीं होता अपेंडिक्स का। ये व्यर्थ में है भाई, है ना, घर में भी होते हैं ऐसे। नेक्स्ट बात है, शहद में पानी की मात्रा लगभग 17% होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? लगभग 78% होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, है ना। शर्करा से बना होता है, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या था, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण मैं बता देता हूँ। वर्णांधता मतलब शाम के समय कम दिखाई देना, है ना। वर्णों की अंधता, जो वर्णांधता क्या होती है, जो अपने अक्षरों में पहचानने में जो कल आती है, वो दिक्कत जो होती है वो वर्णांधता होती है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको अपन कहते हैं, कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आप कलर की पहचान नहीं कर पाते हो कि लाल कलर का है कि किस कलर का है, वो होती है वर्णांधता। अब देखो, ये कब आती है भाई? ये वे अधिक मानसिक तनाव में होते हैं? नहीं, मानसिक तनाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जटिल वातावरण में रहते नहीं है, उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये कारण बनता है भाई। अपने पास से जो स्त्रियां होती हैं उनमें डबल एक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स होते हैं, और इंसान में अपने पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, लेकिन इसमें 2 होते हैं। अब स्त्रियों में वर्णांधता क्यों नहीं होती है? क्योंकि अपने पास वर्णांधता का कार्य है, उसको सुधारने का कार्य एक्स के वो क्रोमोसोम वो करता है,
और जब अक्ष अपने पास मनुष्य में ये बिगड़ जाता है तो इसके पास दूसरा अक्ष होता नहीं है, दूसरा क्रोमोसोम होता नहीं है, तो वो कैसे सुधारेगा। तो वर्णांधता का कारण यही होता है, जबकि महिला में अपने पास जब दोनों काम करना बंद करते हैं तब वर्णांधता आती है। तो ये रही आपके पास इसकी थियरी, आप देख लेना, वो मैंने बता दी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट बात करें तो क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुजाक, आलसक, ट्रायोकोमोन्सता और एड्स उपयुक्त में से कौन से रोग संचारित रोग, क्या है भाई, संचारित रोग एसटीडीज है भाई। तो ये सारे अपने पास आते हैं, ये लैंगिक संचारित रोग है भाई, सारे लैंगिक संचारित रोग की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करें तो सबसे अधिक प्रतियोगी संघर्ष किसके मध्य होता है। सीधी सी बात है, एक पारिस्थितिकी जो गर्त होते हैं ना, मैं बता देता हूँ, एक ही पारिस्थितिकी गर्त में जीवों के बीच होता है। और ये कहाँ गर्त की बात बताऊँ तो समुद्री गहराई की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। एक पारिस्थितिकी क्षेत्र में अगर विभिन्न प्रजातियाँ होंगी तो उनके बीच में संघर्ष ज़्यादा होता है। इसकी स्थिति ये देख लेना भाई आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता में के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो अगर बात करें तो इसमें अपने पास सबसे पहले तो मैंग्रोव में, बाद में घास स्थल, बाद में झील और बाद में महासागर है, ये होता है सही क्रम। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के अनुक्रम देखें तो ये ध्यान में रखना भाई, परितंत्र। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। तो प्रथम पुनर्योजित टीके की बात करें तो वो हेपेटाइटिस जो बी है वो अपने पास प्रथम पुनर्योजित टीका है। इसके बाद में बात करें जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थापना के लिए करने में निहित है भाई। तो जीव मंडल निश्चय आ जाएगा भैया, जीव मंडल निश्चय आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करें तो RSWAN का पूरा नाम, WAN का नाम भाई, तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है इसका नाम, तो ध्यान में रखना ना, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ये रहा। RSWAN का मतलब ये होता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, ईमेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। तो ईमेल को भेजने के लिए आपके पास SMTP का प्रयोग होता है। अब इनका पूरे फुल फॉर्म देख लेते हैं भाई। इसका पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ईमेल भेजने के लिए इसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और बात करें POP3 की बात करें और IMAP की बात करें तो इनका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो ये भी नीचे वाला भी ऑप्शन ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस वर्ष शुरुआत 2016 में भाई, ये ध्यान में रख लेना, इससे अपने पास थियरी देख लेना, ये कोई खास वैसे भी अपने टफ नहीं है प्रश्न। नेक्स्ट बात करें तो सफेद फास्फोरस को में संग्रहित किया जाता है, किस में संग्रहित किया जाता है भाई, सफेद भाई, तो वो आपके पास पानी में संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका कारण बता देता हूँ। सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील और ज्वलनशील धातु है भाई, हवा के संपर्क में आते ही यह स्वतः ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है और जहरीला धुआं छोड़ता है। चूंकि ये पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करता है और न ही उसमें घुलता है, इसलिए इसके सुरक्षित रखने के लिए ठंडे पानी में डुबोकर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस की बात है भाई। अब क्या है, स्तनियों के हृदय के में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है। तो इसके बारे में बाया आइलैंड, दाया आइलैंड और बाया नीले और दाया नीले, तो ये रही थ्योरी भाई। इसकी क्या है, स्तनियों को मतलब स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें चार कक्षीय हृदय में रक्त प्रवाह का चक्र इस प्रकार होता है। शरीर का अशुद्ध रक्त सबसे पहले अपने पास दाएं आइलैंड में जाता है, वहां से वह दाया नीले 4 में जाता है, जहां से फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है और फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बाया आलिंद है भाई। और उसके बाद में प्रवेश करता है अंत में, वहां से बाया नीले 3 में आ जाता है, जो पूरे शरीर में अपने पास पंप करता है। तो ये नाम प्रश्न ये नहीं आके ये भी पूछ सकता है कि शुद्धिकरण का जो अंत में जो अपने पास रक्त है वो कहाँ से प्रवाह होता है, तो वो बाया नीलंद से प्रवाह होता है। ये थ्योरी आपको, ये व्याख्या आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम 50.25 किलोग्राम है, शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा। गणित शुरू हो गई है, तो गणित वाले सर अभी अपने गए हुए हैं, तो जैसे ही आ जाते हैं आपके पास जो पीछे वाला पेपर था और ये जो पेपर है, इनके जो प्रश्न है वो उनसे जल्द ही हल करवाकर एक अलग से क्लास है वो अपलोड करवा देंगे। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता का घर होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।